हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 देखते हैं। पाठ का नाम है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पाठ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा पाठ देख लेते हैं, ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और इसके प्रभाव। आइए हम लोग जाने, इसमें हम लोग जानेंगे दोहरा प्रशासन प्रबंध से क्या आशय है। दूसरा जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तीसरे में हम लोग देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। चौथे में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक नीतियाँ एवं उसके क्या दुष्परिणाम हुए। और चौथा हम देखेंगे ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए सुधारों के क्या उद्देश्य थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। कर्नाटक युद्धों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्लासी और बक्सर युद्धों द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध मुगल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार मिल गए। अब ये व्यापारी से प्रशासन बन गए। कंपनी की महत्वाकांक्षी में वृद्धि होती गई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले ली। दूसरी तरफ उत्तर भारत में मराठों को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण उत्तर भारत को अपने झंडे के नीचे ले लिया। जिन राज्यों को कंपनी द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया गया था, उनके साथ संधि करके वे अपने वर्चस्व में ले लिया। अर्थात 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में था। सभी जगह भारत में ये लोग संपूर्ण युद्ध करके या सहायक संधि करके ये क्या कर लिए थे, पूरे भारत पे अपना अधिकार कर लिया। 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारत में या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर क्या कर लिए थे, इनका अधिकार हो गया था। इस प्रकार लाभ कमाने वाली व्यापारी कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त कर ली, किंतु सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वहीं एक व्यापारी था तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यता से भी दूर थे। वे लोग प्रशासन हासिल तो कर लिए लेकिन उसके गुण नहीं सीख पाए। वे हमेशा अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। हम आगे देख लेते हैं। कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए। उनको प्रशासक का व्यवहार कराना सिखाया गया। इंग्लैंड में से कुछ पढ़े लिखे अफसर कर्मचारी भेजे गए। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी कंपनी के कर्मचारी का मूल चरित्र व्यापारी ही बना रहा। वे अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिनका नुकसान भारतीय जनता को उठाना पड़ा। कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, राजा महाराज आदि सभी को लूटा। ये सब कंपनी क्या किए, अधिकार प्राप्त कर लिए। अधिकार प्राप्त करने के बाद इनका गुण जो कि व्यापारी ही जैसा रहा। इसके लिए बाहर से इंग्लैंड से सभी प्रकार के अधिकारी भेजे गए, फिर भी उनका गुण भी व्यापारियों जैसा है, जिससे यहाँ भारतीय जनता को उसका नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय व्यापारियों, किसानों, दस्तकारों, राजा महाराजा आदि को उन्होंने बहुत लूटा। हम लोग आगे देखे थे बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली। इसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए। दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व का अधिकार हो गया। बंगाल के नवाब नवाजुद्दीन दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थी। वह केवल सेना तथा कोष पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं कि वे एक साथ दीवानी और निजामत के कार्य देख सके। क्लाइव ने सोचा कि बाद में निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को ऊपर छोड़ दिया जाए और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया जाए। निजामत तथा शासन करना और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहा। राजस्व वसूल करके कंपनी अपने रजा खां और
सिताब राय को नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया गया। प्राप्त राजस्व में जो निजामत का व्यय, बंगाल के नवाब का खर्च, मुगल सम्राट को पेंशन देने के बाद से शासी कंपनी के कोष में जमा की जाती थी। इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई। इस प्रकार बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध कहा जाने लगा। तो आगे देख लेते हैं दोहरे शासन के दुष्परिणाम जो हुआ। बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त थी। नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही धन था। नवाब को उत्तरदायित्व था, लेकिन उसके पास न तो कोई शक्ति था न तो कोई धन था किसी कार्य को करने के लिए। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे। कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना भी था, कोष भी था, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेवारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल में दोहरे शासन प्रबंध ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। यहाँ की जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, न उनका सुरक्षा होता था, इसलिए यहाँ के जो है कि जनता क्या हो गए, कष्ट में होने लगे। डच शासन के कारण बंगाल की कृषि, उद्योग और व्यापारिक सभी कुछ नष्ट हो गए। साधारण जनता दरिद्रता और कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित थे। सभी लोग जनता क्या थी, कंपनी के द्वारा लगाए गए नए नए करों से पीड़ित था। ऐसे स्थिति में हाहाकार मच गया। सन 1772 में कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1772 में कंपनी द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इसने दोहरे शासन प्रबंध की कुप्रथा को 1772 में समाप्त कर दिया। नियुक्त होने के बाद ये दोहरे प्रशासन व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और निमाजत और दीवानी का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिए। बंगाल के नवाब का पद दूसरी पेंशन में बना दिया गया। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध एक संचालक समिति करती थी। यह समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त और प्रशिक्षित करती, मतलब उसका नियुक्ति भी करती थी और उसे हटाती भी थी। कंपनी ही व्यापारिक नीति निर्धारण करती थी, सेनाओं की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारण करती थी। कंपनी सभी प्रकार की व्यवस्था करती, नीति का निर्धारण भी करती थी, सेनाओं की व्यवस्था उनका रख रखाव करती थी और विदेश नीति भी निर्धारण कंपनी ही करती थी। परंतु सन 1757 के बाद कंपनी का मूल चरित्र बदल चुका था। अब वह मात्र व्यापारिक कंपनी न रहकर प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी। इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों से अनभिज्ञ बनी रही। बंगाल की लूट, वहाँ की कानूनी व्यवस्था और कर्मचारियों के अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी। बंगाल के दोहरे प्रशासन के प्रबंध ने किस प्रकार बंगाल व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, इसकी भी उसको जानकारी थी। जो इंग्लैंड की कंपनी थी, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, इंग्लैंड सरकार को किसके बारे में पूरी जानकारी थी कि वो बंगाल को किस प्रकार से लूट रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। इसलिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट को दो प्रमुख उद्देश्य थे: कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, दूसरा भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। ब्रिटिश संसद ने दो रूल पारित किए अपने संसद में, जो किस सन में 1773 ईस्वी में, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसका दो मुख्य उद्देश्य कंपनी क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य था कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, जो कंपनी के अंदर संगठन था उसके दोषों कमी को दूर करना, और दूसरा था कंपनी शासन के दोषों को निराकरण करना। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने और कुछ भी कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं, अपितु वह राजनीतिक संस्था भी बन चुकी थी। इसके कार्यों एवं अधिकारों में परिवर्तन आ चुका था। कंपनी को अब युद्ध और संधि के दायित्व भी निभाने थे। न्याय, सुरक्षा और राजस्व के कार्य भी उसके पास थे। कंपनी के शासनकाल में भारतीय प्रांतों की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति गति से गिरावट आई। कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। वे कंपनी के हितों को पूरा करने के स्थान पर स्वयं की स्वार्थपूर्ति में लगे थे। कंपनी के जो सभी कर्मचारी थे क्या करते थे? स्वार्थी थे।
वे कंपनी के हितों पर ध्यान नहीं देते थे बल्कि अपने स्वार्थ में लगे हुए थे। सब अपना अपना पैसा कमाने के चक्कर में थे। इन सभी बातों पर विचार करके ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसे 1774 में लागू किया। इसी सब लूट खसोट को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 में जो कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया तथा इसे 1774 में लागू कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या प्रावधान थे, इसके हम लोग प्रावधान देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक प्रावधान किए गए। इस एक्ट के द्वारा एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। अभी तक बंगाल, मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा इनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। पहला काम हुआ जो कि बंगाल, मद्रास, मुंबई में प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी, इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर बम्बई तथा मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता से 4 सदस्यों का एक परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल को सैनिक और सैनिक शासन का स्वामित्व बना दिया गया। गवर्नर जनरल को सैनिक और सैनिक का क्या कर दिया गया, मालिक बना दिया गया। इससे युद्ध और संधि करने का अधिकार दे दिया गया। इससे ही युद्ध करने का और संधि करने का अधिकार दे दिया गया। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसने एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। हम लोग आगे देख लेते हैं। एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारों एवं कर्मचारियों का ऊंचा वेतन दिया जाने लगा और उनके उपहार द्वारा भेंट आदि लेने और व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी गई। उन्हें क्या किया गया, ऊंचा वेतन दिया जाने लगा और उपहार, भेंट आदि लेने से क्या कर दिया गया, उन्हें रोक लगा दिया गया। एक्ट की कमियां हम लोग देखते हैं। जो एक्ट पारित हुआ 1772 में, उसकी कुछ कमियां थी, हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे कंपनी के कार्य प्रणाली में सुधार की संभावना थी, परंतु जल्दी ही इसके कई दोष सामने आने लगे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद सदस्य झगड़ते थे। ये गवर्नर जनरल और उसके परिषद में कभी भी समझौता नहीं हो सका, हमेशा मनमुटाव ही बना रहा। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। गवर्नर जनरल की स्वतंत्रता बाधित हो गई और क्या हुआ, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे, उनकी स्वतंत्रता बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय तो स्थापित कर दिया गया मगर उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किया गया। प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट है। गवर्नर जनरल को अब अन्य प्रेसिडेंसी का पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए थे। हम लोग आगे देख लेते हैं। विलियम पिट इंडिया एक्ट 1784 वाला देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा दायित्वपूर्ण बनाने के लिए भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित किया। देखिए, जो रेगुलेटरी एक्ट में कमी रह गया था 1772 में जो आया हुआ था, इस कमी को दूर करने के लिए 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक इंडिया एक्ट पारित किया। उसे क्या कहा गया, पिट इंडिया एक्ट कहा गया। भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली आदि पर स्वतंत्र स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने 1784 में एक कानून पारित किया। इसको पिट इंडिया एक्ट कहा गया। हम लोग आगे देखते हैं। पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं। इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन और ब्रिटिश शासन के अधिकार पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट ने क्या किया, भारत में उसके प्रशासन और ब्रिटिश सरकार के अधिकार में दे दिया गया। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। इसके अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण की स्थापना की गई। इसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार के आवश्यक परामर्श देना था। इसका कार्य था निदेशक मंडल को और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था तथा इनकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रण था। भारत के प्रशासन, सेना और लगान संबंधी मामलों पर इस 6 सदस्यीय नियंत्रण करती थी। भारत से जो सत्ता हासिल किया, सेना लगान संबंधी 6 मामलों पर उनका नियंत्रण करती थी। बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण करना, निर्देश एवं नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह था कि इसके द्वारा भारत में कंपनी
को आक्रामक युद्धों को नियंत्रित किया गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान तथा नीति के विरुद्ध है, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने नहीं किया। 1784 में एक्ट के गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया। वह सेना, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों तथा न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाता था। गवर्नर क्या करता था? सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायपालिकाओं के माध्यम से अपना शासन चलाने लगा। सिविल सर्विस का गठन हम लोग देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग के पश्चात 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बनकर आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कहा गया। कॉर्नवालिस को क्या कहा गया? भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कहा गया। इसका शासनकाल कंपनी की सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये अपने शासनकाल में क्या किए? कंपनी की सीमा विस्तार नहीं बल्कि प्रशासन में सुधार किए। उसने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुधार के उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप न्याय, पुलिस और प्रशासन का व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आई। इन्होंने कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए तथा जो बीच में भ्रष्टाचारी कर्मचारी थे उन पर भी क्या कर दिए? नियंत्रण कर दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासन से भारतीयों की विधिवत दूर रखने की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? इसमें भारतीयों को शामिल नहीं करने का नीति अपनाया। ब्रिटेन के युवा सिविल सर्विस की ओर अधिक आकर्षित थे। ब्रिटेन के युवा जो है कि इस सर्विस की ओर अधिक आकर्षित है। वहाँ के व्यक्ति युवा यहाँ आना चाहते थे नौकरी के लिए। सिविल सर्विस सदस्यों की नियुक्ति 1833 तक निर्देशकों द्वारा की जाती थी। सिविल सर्विस सदस्यों कैसे की जाती थी? 1833 ईस्वी तक निर्देशकों द्वारा की जाती थी। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। कंपनी पर शासन करने का दायित्व बढ़ता जा रहा था और इसके बाद जो कि परीक्षा द्वारा इसकी नियुक्ति हुई। अतः कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में की गई। इसके माध्यम से सिविल सर्विस के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता में एक कॉलेज बनाया गया जो कि 1801 ईस्वी में, और चयनित सदस्यों को क्या किया जाता था? इसमें प्रशिक्षित किया जाता था। कुछ समय प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई। हम लोग देख रहे हैं आगे। न्याय कानून व्यवस्था। किसी देश के शासन संचालन के लिए नियम कानून का होना आवश्यक है, जिसका अनुपालन सरकार एवं जनता द्वारा किया जाना जरूरी है। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार द्वारा न्यायालयों की स्थापना की गई। न्यायालयों द्वारा कानून के उल्लंघन करने वालों लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया और विवाह, उत्तरदायित्व संबंधी कानून, रीति रिवाज, धर्म ग्रंथों पर आधारित पुरातन कानूनों को यथावत चलने दिया। किंतु अंग्रेजी और भारतीय विवाद होने का इनका निराकरण अंग्रेजी कानूनों से होता था। देखिए, जब ये किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होता है और न्याय की आवश्यकता होता है, तो इसके लिए अंग्रेजी शासन ने व्यवस्था की, लेकिन वो क्या किए? भारतीय परंपरा से संबंधित किसी भी रीति रिवाज से उन्होंने छेड़खानी नहीं किया, लेकिन जो भी विवाद होता था वो अंग्रेजी नियम के अनुसार उन्हें सुलझाते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में जितने सुधार किए उन्हें एकत्र कर सन 1793 में कॉर्नवालिस संहिता का नाम दिया गया। इन्होंने जो भी कानून व्यवस्था प्रशासन में सुधार किए उन्हें एक तरह संयोजित करके उन्हें क्या कहा गया? कॉर्नवालिस संहिता के नाम से दिया गया। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। सन 1793 में बनाए गए बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायालयों में भारतीयों के निजी एवं मालिकाना अधिकारों के लिए फैसले होने लगे थे। इस एक्ट में हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों को शामिल किया गया। इससे भारत में लिखित कानूनों का चलन प्रारंभ हुआ। 1793 से क्या हुआ? भारत में लिखित कानूनों का चलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश भारत के अन्य प्रदेशों में भी इन कानून बनाए गए थे। ब्रिटिश द्वारा भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के कानून बनाए गए थे।
कंपनी के शासन पर नियंत्रण हम आगे देख लेते हैं। कंपनी के शासन पर नियंत्रण। समय समय पर नवीन कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विविध का शासन प्रारंभ कर दिया। जो ब्रिटिश सरकार जो है कि कई प्रकार कानून बनाकर विधिवत यहाँ शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दिया। विधि के शासन का अर्थ है कानून की शासन। प्रत्येक व्यक्ति जो कि कानून की दृष्टि से समान है, परंतु अंग्रेज और भारतीय एक जैसे कानून नहीं लागू होते थे। देखिए, सबसे बड़ा कमी था अंग्रेज और कानून भारतीय लोगों पर एक जैसा कानून नहीं लागू होता था, दोनों अलग अलग लागू होता था। ये सबसे बड़ा दोष था। भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थी। 1784 में बने पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर द्वैत शासन स्थापित किया। 1784 में बना पिट्स इंडिया एक्ट भारत में द्वैत शासन स्थापित कर दिया। इसमें शासकीय कार्यों को कंपनी तथा ब्रिटिश सम्राट चलाता था। 1793 कंपनी के व्यापार करने का विशेषाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा 1793 ईस्वी में कंपनी द्वारा व्यापार करने के लिए 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया तथा सन 1813 में कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था। इस विशेषाधिकार को जो है कि 1813 में समाप्त कर दिया गया और कोई भी ब्रिटिश नागरिक यहाँ आकर क्या कर सकता था, भारत में व्यापार कर सकता था। अंग्रेजी सरकार भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए कंपनी का शासन पर से नियंत्रण कम करना जरूरी था। ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती थी, यहाँ पर अपना अधिकार करना चाहती थी, नियंत्रण रखना चाहती थी। इसके लिए वो कंपनी के अधिकार को कम करना चाहती थी। इसलिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। शासन संचालन की इस नवीन व्यवस्था में भारतीयों को कम स्थान प्राप्त हुए। ऊंचे एवं महत्व वाले पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया गया। देखिए, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रण करने के लिए अपना कानून बनाया गया और विभिन्न प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें जो है कि कई प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें भारतीयों को कम स्थान दिया गया, जबकि ऊंचे एवं महत्वपूर्ण स्थान वाले पदों भारतीयों के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ हम लोग देख लेते हैं। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियाँ बनाई, उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत ढांचा चमरा गया। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। देखिए, कोई भी कंपनी है तो अपने अधिकार के लिए, अपने जो कि लाभ के लिए ही नीति बनाती है। उसी तरह से ब्रिटिश शासन भी जो है कि क्या किया, अपने अधिकारों की रक्षा तथा अधिक कमाई करने के लिए जो कि कई तरह की नीतियाँ बनाई समय समय पर। इससे भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार पर क्या हुआ, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जनता स्वयं अपनी आजीविका पर निर्भर थी। ग्रामीण लोग अधिकांश खेती किसानी का काम किया करते थे। किसान अपनी फसल का एक निश्चित भाग लगान के रूप में जमींदार शासक को देते थे। राज्य समांतर गांव में पटेल या प्रधान के माध्यम से लगान वसूलते थे। ग्रामीणों को निश्चित अधिकार थे, जिसके तहत उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। भारत के कंपनी के शासन की स्थापना के साथ अंग्रेजों ने अपने अधिकारों और भारतीयों को लगान वसूलने के माध्यम से पुरानी व्यवस्था जारी रखी। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगान वसूलते समय किसानों को प्रताड़ित भी किया जाता था। देखिए, अंग्रेजी शासन जो है कि किसानों को जो कि फसल उत्पादन का एक निश्चित भाग जो कि ले लेती थी, जो कि लगान के रूप में। ये लगान जो है कि जमींदार वसूलते थे और सरकार को देते थे। हम लोग भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने कंपनी का आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1793 में कॉर्नवालिस ने कंपनी का आय बढ़ाने के लिए जो कि बंगाल में
उड़ीसा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। इसमें क्या किया गया, जमींदारों को ही भू का स्वामी मान लिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। इसके कारण क्या हुआ, वे उनके ऊपर जो कि वंशानुगत उन पर अधिकार हो गया। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें भूमि जोतने वाले भूस्वामी माना जाता था। चेन्नई और मुंबई में क्या किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें भूमि जोतने वालों को ही मालिक माना जाता था। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों के भू से अधिकार समाप्त कर दिया जाता। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु शारीरिक राजस्व भारी वृद्धि हुई। अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह जमींदारी व्यवस्था सुधार रूप था। इस व्यवस्था में प्रत्येक गांव के लिए कर निश्चित किया गया, जो कि जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें प्रत्येक गांव के लिए सभी गांव के मिलकर क्या करते थे, कर देते थे। हम लोग आगे देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से अंग्रेजी सरकार को हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, किंतु वे एक निश्चित मात्रा में ब्रिटिश शासन को लगान की राशि देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक कृषि जमीन जोत रहा था, उसे उस जमीन का भूस्वामी बनाकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रह जाता था। ये 3 प्रकार की व्यवस्था चलाते थे। अस्थायी बंदोबस्त में जो कि जमींदार कर वसूलता था किसानों से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कि भूस्वामी खुद ले आकर देता था किसान। और इसमें महालवाड़ी व्यवस्था में किसान पर भूमि का अधिकार नहीं होता था। हम लोग आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी भूस्वामी नीति के परिणाम स्वरूप जमीन आसानी से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के हाथों में बेची जा सकती है। जमीन पर स्वामित्व प्राप्त होने से लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ने लगा। कुटीर उद्योग विनाश के कगार पर थे। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया था। सूखे, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की दशा और भी शोचनीय हो गई थी। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर उसका बंटवारा करके विखंडित किया गया था। सरकारी नीतियों का घातक परिणाम यह निकला कि चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। इसके देखिए हानि हुआ कि छोटे कुटीर उद्योग क्या हो गए, हमारे समाप्त हो गए। सन 1700 और 1720 में इंग्लैंड ने कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगा दी। 1700 और 1720 ईस्वी में क्या किया, इंग्लैंड ने कानून बनाकर जो कि भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगा दी, जिसका भारतीय उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग ने भारतीय कपड़ा उद्योग की स्थिति खराब कर दी। कंपनी का लाभ बढ़ाने के लिए एजेंटों ने कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का भारतीय उत्पादों का विनाश कर दिया। वे उनके बाजार दर से 20 से 40% कम कीमत पर माल देते थे। मशीन की निर्मित सस्ते सूती कपड़ों के आगे भारतीय कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा क्षति हुआ। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों भारतीय कुटीर व्यवस्था को नष्ट कर दिया। हम लोग देखते हैं रेल संचार व्यवस्था। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का विकास किया गया। साथ ही डाक तार सुविधाओं का भी विकास किया गया। विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी ने अनेक सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया। भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सड़कों एवं बंदरगाहों से जोड़ने दिए। नदियों के माध्यम से यातायात एवं व्यापार बढ़ाने की नावें चलाई गईं। देखिए, व्यापार करने के लिए हमें जो कि रेल संचार की आवश्यकता हुआ, सड़क परिवहन का आवश्यकता हुआ और जल परिवहन का भी उन्होंने विकास किया। इसके साथ साथ डाक तिली घर का भी संचालन इन्होंने शुरू किया। हम लोग आगे देखते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी तक भारतीय समाज, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ बुराइयों को घर बना लिया था। अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति में लगी अंग्रेजी हुकूमत ने प्रारंभिक तौर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ सुधारवादी प्रशासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित और मानवीय कुरीतियों रूढ़ियों को दूर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए। देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में बहुत सारी
रूढ़िवादी गलत रीति रिवाज थे, इनको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ भारतीय समाज सुधारक ने इस पर ध्यान दिया। तत्काल समय में कन्या वध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। प्रजाप्रथा, बाल विवाह, सती, अशिक्षा आदि ये सब प्रमुख कारण थे। देखिए भारत में महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, बहुत दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री, ये सब महिलाओं के लिए बहुत ही खराब था। इससे उनका विकास नहीं हो पाता था। 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। 1829 में एक कानून बनाकर क्या किया गया, सती प्रथा पर रोक लगा गया। इस तरह तमाम कुप्रथाओं के विरुद्ध राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन लोगों के द्वारा जो है कि समाज में सुधार किया गया। हम लोग देखते हैं भारत में शिक्षा व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा के आरंभ होने से पहले पाठशालाएं, मकतब और उच्च शिक्षा के लिए टोल आरंभिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय भाषाओं में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों, पत्र लेखन, गणित पढ़ाई जाती। तो उच्च शिक्षा में मुख्यतः व्याकरण, भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का विशेष ध्यान होता था। हम लोग आगे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक समय में इस शिक्षा का व्यवस्था में प्रचलन थी। इस समय भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय भी इसका प्रचलन था। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में इनका सहयोग भी किया। इस समय ईसाई मिशनरी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए, परंतु उन्होंने ईसाईयत और इससे संबंधित शिक्षा पर ही अधिक बल दिया। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी शिक्षा दी गई। इस क्रम में 1784 से सर विलियम जोन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 1751 में वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी द्वारा भी बाद में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो आगे देख लेते हैं। सन 1835 में सरकार ने भारतीय यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय किया। कब किया गया? 1835 ईस्वी में जो है कि ये निर्णय किया। इसके तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पश्चिम शिक्षा में प्रसार के फलस्वरूप भारतीय में शिक्षित मध्यम का वर्ग का उदय हुआ। इस कारण कंपनी की नौकरी में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अवसर मिला। जब अंग्रेज द्वारा आधुनिक ज्ञान दिया जाने लगा तो उसमें कुछ भारतीय भी शामिल हुए और वे शिक्षित बनकर उभरे, जिसमें कुछ मध्यम वर्ग का विकास हुआ। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों और शेष भारतीयों के बीच दुनिया बढ़ती गई। अंग्रेजी के संपर्क में आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्र समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, विशिष्ट क्रांतियाँ, आधुनिक विचारों के संपर्क में छापखाना और संचार माध्यमों में आए। परिवर्तन के क्षेत्र उन्होंने विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाओं, आविष्कारों और जन विकास की योजनाओं के बारे में परिचित होने का अवसर मिला। जब ये शिक्षित हुए तो समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के बदलावों, ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता तथा विदेशों में हो रहे कई प्रकार की घटनाओं से वे प्रचलित हुए। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये अब अभ्यास प्रश्न आ गया। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न जो कि आपको दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। गर्व से कहें, हम भारतीय हैं।